स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भौतिक भूगोल। उसमें हमने अपरदन शुरू किया है। अपरदनकारी शक्तियों के अंतर्गत अपरदनकारी स्थलाकृतियों को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अपरदन और निक्षेपण दोनों स्थलाकृतियों को हम पढ़ रहे हैं। पहले चैप्टर में हमने नदी द्वारा बनने वाली अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों को देख लिया है। आज के इस चैप्टर में कास्ट प्रदेशों में यानी कि चूना प्रदेशों में भूमिगत जल द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों को देखें। ठीक है, तो लिखिए आप कास्ट प्रदेशों की स्थलाकृतियाँ। कौन सी स्थलाकृतियाँ? अपरदनकारी कास्ट प्रदेशों अपरदनकारी स्थलाकृतियों को आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कास्ट प्रदेश किसको कहते हैं सबसे पहले समझने की ये चीज़ है। गुरुजी कास्ट प्रदेश क्या होता है? देखिए, चूना प्रदेश को कास्ट प्रदेश कहते हैं अंग्रेजी में। चूना प्रदेश के यानी कि चूना निर्मित जो चट्टानें होती है, ऐसी चट्टानें जिसमें चूने की अधिक मात्रा पाई जाती है, ऐसे क्षेत्रों को कास्ट प्रदेश कहते हैं। वहाँ पर अपरदन का कार्य कौन करता है? भूमिगत जल। कौन करता है? भूमिगत जल। भूमिगत जल किसको कहते हैं सर? अंडरग्राउंड वाटर। बोले तो पृथ्वी के, देखिए ऊपर तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर नदी बहती है, इसके अलावा हिमानी बहती है यानी कि हिम नदी बहती है। तो ये नदियाँ तो पृथ्वी के ऊपर वाले क्षेत्र में बहती है, लेकिन पृथ्वी के अंदर भी कुछ धाराएँ बहती है जिनको भूमिगत जल कहते हैं। और वो भूमिगत जल क्या करता है? चूना प्रदेश की चट्टानों को घोलीकरण की क्रिया द्वारा अपरदित करता रहता है। घोलीकरण यानी कि चूना जल में घुलता है। देखा होगा आपने, चूना जल्दी से जल में घुल जाता है अन्य चीज़ों के अलावा, तो वो धीरे धीरे अंदर की चट्टानों को काटता पाटता रहता है। तो इस प्रकार बनने वाली स्थलाकृतियों को चूना निर्मित यानी कि कास्ट प्रदेशों में बनने वाली अपरदनकारी शक्तियाँ अपरदनकारी स्थलाकृतियाँ कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कौन, यानी कि हर अपरदनकारी शक्ति अपने अपने क्षेत्र विशेष में अपरदन का कार्य करती है। नदी मैदानों में करती है तो कास्ट प्रदेश में भूमिगत जल करता है। ठीक है, हिम प्रदेशों में हिमानी करेगी और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन करेगी। ये हम 2-3 बार पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कास्ट प्रदेशों में, चूना प्रदेशों में यानी कि भूमिगत जल जो है अपरदन का कार्य करता है। ठीक है, अपरदन का कार्य करने के फलस्वरूप कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, जिनमें अपरदनकारी जो स्थलाकृतियाँ हैं उनमें पहली स्थलाकृति को हम पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है लेपीज। क्या नाम है गुरुजी? लेपीज। लेपीज किसको बोलते हैं ये समझने वाली चीज़ है। देखिए, लेपीज क्या होता है? कास्ट प्रदेशों में जब भूमिगत जल कोमल और कठोर चट्टानों में, कोमल चट्टानों से तात्पर्य यहाँ पर मिट्टी वाली चट्टानों से, जो जिनमें मिट्टी की मात्रा यानी कि बहुत जल्दी अपरदित हो जाती है, वो वाली चट्टानें। तो कोमल और कठोर चट्टानों में जब भूमिगत जल, कार्बनिक जल जिसको बोलते हैं, क्योंकि चूने के साथ मिलकर कार्बनिक हो जाता है, कार्बनिक जल जब बहता है, उसमें रहता है, तो क्या करता है? कठोर चट्टानों को तो छोड़ देता है और मुलायम चट्टानों को यानी कि कोमल चेलों को वो अपरदित कर देता है, जिस वजह से एक ऐसी प्रकार की स्थलाकृति बन जाती है जैसे कि बालों में डालने की कंघी होती है। कंघी होती है, देखा होगा आपने कंघे के। कंघा इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का देखा है ना आपने? ऐसा कंघा होता है, ऐसा। ये कंघा बन गया, ऐसा कंघा होता है। तो लगभग इसी प्रकार की स्थलाकृतियाँ ये बनती है, जिनको क्या कहा जाता है? लेपीज कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये इस प्रकार की बनाइए आप, ऊंची ऊंची इमारतें बनाइए, ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें बनाइए, बिल्कुल ऐसी। किसी को छोटी भी बना दीजिए, मोटी भी बना दीजिए, टेढ़ी मेढ़ी, ऊंची नीची, इस तरीके की इमारतें बनाइए। ऊंची नीची इमारतों को क्या कहा जाता है? इनको लेपीज नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? लेपीज। एक बॉक्स में इसको बंद कर देंगे और ये डॉट डॉट जो हम कर रहे हैं, ये क्या है? भूमिगत जल है। क्या ये? भूमिगत जल। ये क्या है? बीच की जो चट्टानें हैं, जहाँ जहाँ पर ये जल है, वहाँ की चट्टानों को इसने क्या कर दिया है? अपरदित। क्या कर दिया है भाई? अपरदित। बोले तो काट दिया है, छाट दिया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ले गया है। समझ में आ रहा होगा आपके?
ये जो सफ़ेद सफ़ेद सी ऊंची उठी हुई इमारतें आपको दिख रही है, ये ही क्या है, ये ही है भाई आपकी स्थलाकृति, जिसको क्या नाम दिया गया है, लेपीज। मैं आपको दूसरे कलर के पेन से भी इसको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको स्पष्ट नज़र आए। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली स्थलाकृति, इसको कहते हैं लेपीज। क्या कहते हैं इसको? लेपीज। ये जो खड़ी खड़ी चट्टानें बीच में दिखाई दे रही है ना आपको, इसको आप दूसरे पेंसिल के माध्यम से कर सकते हैं। इसको इस तरीके की जो आकृतियाँ हमको दिखाई दे रही है, खड़ी खड़ी कंघीनुमा आकृति, इनको क्या कहते हैं भाई? इन्हीं को कहा जाता है लेपीज। क्या कहते हैं इनको? लेपीज। इनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे जर्मनी में इनको कारेन कहा जाता है, जर्मनी में कारेन कहते हैं। सर्बिया में इनको बोगास कहते हैं, सर्बिया में बोगास। और फ्रांस में कहते हैं इनको लेपीज। ठीक है। अधिकतर ये स्थलाकृतियाँ जो कास्ट प्रदेश की स्थलाकृतियाँ विश्व में सर्वाधिक पाई जाती है, तो यूगोस्लाविया यूरोप का एक छोटा सा देश है, वहाँ पे पाई जाती है। यूगोस्लाविया, ऑस्ट्रिया वगैरह, उसके स्लोवानिया वगैरह वहाँ पे देश है, फ्रांस के आसपास, वहीं पे ये स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपकी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए, लेपीज के बाद अब देखिए दूसरी स्थलाकृति। आपने चित्र तो बना लिया होगा, नहीं बनाया हो तो आपने थोड़ा सा बैक जाइए, 10 सेकंड डबल क्लिक करिए, 10 सेकंड बैक चला जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बना लेना। ठीक है। चलिए, दूसरा है, डबल क्लिक कहाँ करना है आपको? बैक तरफ, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड से डबल क्लिक कीजिए, 10 सेकंड पीछे चल जाएगा, और डबल क्लिक कीजिए 20 सेकंड पे, और डबल क्लिक कीजिए, आपका 30 सेकंड पे चल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा वापस से। तो वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, रोक लीजिए वीडियो को, आप चित्र बना लेना। ठीक है। नंबर 2 पर कौन सी स्थलाकृति है गुरुजी? घोल रंध्र और विलय रंध्र। घोल रंध्र और विलय रंध्र, दो। रंध्र किसको बोलते हैं? देखिए, रंध्र कहते हैं छिद्रों को, दरारों को। ठीक है, ये तो आप समझते ही होंगे, छिद्रों को और दरारों को रंध्र कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है, जो चूना प्रदेश होता है, चूने वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पे भूमिगत जल अपना कार्य करता है। अब भूमिगत जल अब कार्य करते 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 भूमि के ऊपर वाले छेदों में से नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो धीरे 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 वो क्षेत्र बढ़ते जाते हैं। ऐसे छिद्रों को क्या कहते हैं? विलय रंध्र के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, मैं आपको एक ये ज़मीन की स्थलाकृति बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आप समझना कि ये एक कोई सतह है ज़मीन की, यहाँ पर क्या है, ये सतह है मान लीजिए ज़मीन की। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पर एक गड्ढा हो गया, जिसको छोटा गड्ढा जिसको होया, उसको कहेंगे हम घोल रंध्र। क्या बोलेंगे इसको? यानी कि इसमें भूमिगत जल भरा हुआ है। फिर यहाँ पर एक गड्ढा हुआ, जिसको भी क्या कह देंगे हम? घोल रंध्र। लेकिन एक गड्ढा हुआ जो बहुत बड़ा हो गया, यानी कि 2, 3, 4, 5 गड्ढे मिलकर के एक साथ उसमें मिल गए, ऐसे रंध्र को क्या कहेंगे हम? ऐसे रंध्र को घोल रंध्र कहेंगे। और जब 2-3 रंध्र मिलकर के बड़े गड्ढे के रूप में बन जाते हैं, उसको विलयन रंध्र कहेंगे। विलय का मतलब मिलना होता है, इसको विलयन रंध्र बोलेंगे। बात समझ में आ गई होगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यानी कि भूमिगत जल के क्षेत्रों में, जब भूमिगत कंदरा में, कंदरा गुफा को कहते हैं, भूमिगत कंदरा में क्या होता है, जब चूना वाला जो पानी होता है, कार्बनिक जल जो होता है, वो अपर्दन करते करते छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण कर देता है, उनको घोल रंध्र कहते हैं। जब वो छिद्र आपस में मिलकर के थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? विलय रंध्र। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, हो जाएगा यार। केवल आप देखिए, मैं आपको ना तो रटाने वाला हूँ, ना लिखाने वाला हूँ, ना पढ़ाने वाला हूँ, केवल मेरा काम आपको समझाना है। ठीक है, नोट्स आप किताबों में से बना लीजिए। मैं भी अगर कुछ ज़्यादा मुश्किल होता है तो मैं आपको नोट्स इसके माध्यम से दे देता हूँ, वीडियो के माध्यम से, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन आएंगे तो हमसे नोट्स भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझ में आ रहा होगा आपके। विलय रंध्र, घोल रंध्र हो गया। इसके बाद की स्थलाकृति है पोनोर। क्या नाम है उसका? पोनोर। लिखिए, नंबर 3 स्थलाकृति, इसको पोनोर कहते हैं। पोनोर क्या होता है गुरुजी?
पोनोर में कुछ नहीं है। जब कई सारे विलयन रंध्र मिल करके भूमिगत कंदरा को जो है भूमिगत जल को कंदरा से मिला देते हैं, यानी कि ऊपर वाली स्थलाकृति को नीचे वाली स्थलाकृति से मिला, यानी कि एक विशाल गड्ढा बन जाता है। ऐसी स्थलाकृति को क्या कहते हैं? पोनोर। ये वही बना दिया मैंने दोबारा से, वही मैंने दोबारा बनाया है। आप भी इस तरीके से बना लीजिए। अब जब क्या होता है, भूमिगत जल जब कई सारी उसमें मिल जाता है तो एक क्या है, कंदरा का निर्माण कर देता है वो। इस तरीके से ये मिल गया इसमें, तो ये एक इस तरीके से एक विशाल क्षेत्र में विशाल क्षेत्र बन जाता है, बहुत बड़ा। तो इसको क्या कहते हैं हम? पोल्जे। क्या? पोनोर। क्या बोलते हैं इसको? पोनोर। क्या बोला जाता है इसको? पोनोर। इस तरीके की एक आकृति बना लीजिए, उसको पोनोर कहते हैं। ज़्यादा सिंपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। बहुत आसान, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक, चलिए पोनोर हो गया, बना लीजिए इसको। भूमिगत जल है, भूमिगत जल पहले छोटे छोटे रंध्रों में चलेगा, उसको जो है अपना काम करेगा, उसको कहते हैं घोल रंध्र। फिर वो रंध्र थोड़े बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद उनको कहा जाता है विलयन रंध्र। जब विलयन रंध्र आसपास की दीवारों से यानी कि भूमिगत कंदरा से मिल जाते हैं तो उनको पोनोर कहा जाता है। ठीक है, और पोनोर जब बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है, पोनोर जब विशाल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसी को क्या कह देते हैं? पोल्जे। पोल्जे, या उसको कहते हैं युवाला। युवाला या पोल्जे। जब यही बहुत बड़ा हो जाता है और अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कंदराओं से मिल जाता है तो इसी आकृति को क्या कह देते हैं भाई? इसी आकृति को कह देते हैं हम युवाला या पोल्जे। इस तरीके से ये मिल जाता है अलग अलग से, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? युवाला या पोल्जे। ऐसी आकृति जब बन जाती है, अलग अलग कंदराओं से मिल जाता है, तो इसको युवाला या पोल्जे के नाम से जाना जाता है। बात आपके समझ में आ रही होगी, युवाला या पोल्जे। इसको कहते हैं पोनोर। किसको बोलते हैं? जब भूमिगत कंदरा से उसके जो है जड़ें मिल जाती है, उसको बोलते हैं। अभी मैं आपको इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से नोट्स भी दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, तो आप टेंशन ना लें। आपको वीडियो के माध्यम से चित्र भी दिखाई दे रहे होंगे, ओरिजिनल चित्र कास्ट प्रदेशों के। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बतला दिया है। ये चित्र देख लीजिए आप, चित्र के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये कौन सी घाटी है, ये देखिए भूमिगत जल है इसमें। ये जो छोटे छोटे आपको रंध्र दिखाई दे रहे हैं, खड्डे दिखाई दे रहे हैं, ये भूमिगत जल द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, भूमिगत जल, कार्बनिक जल जब इन रंध्रों में मिलता है, इन चट्टानों में मिलता है, तो उसको काटता है, फाड़ता है, तोड़ता है, फोड़ता है, तो उस वजह से ये इस तरीके की आकृति बन जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम। युवाला या पोल्जे हो गया, 4 स्थलाकृतियों को हमने देख लिया। अब देखिए डोलाइन बनते हैं। डोलाइन, डोला रे डोला, हाय डोला, मंडोला, खंडोला। ठीक है, अब देखेंगे हम डोलाइन। आपको मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ दोबारा, ध्यान दीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप जुड़ सकते हैं लाइव क्लास के माध्यम से। मैंने आपको नंबर भी दिए हैं, फिर एक बार नंबर बतला रहा हूँ मैं, ये मेरे ही नंबर है, किसी और के नंबर नहीं है। आपको लाइव क्लास अगर लेनी है तो इस नंबर पे आप एक बार व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए। कई बच्चों के मेरे पास आए हैं, जब तक मेरे पास 50 बच्चों के मैसेज नहीं आएंगे तब तक लाइव क्लास हम शुरू भी नहीं करेंगे। ये 8104152712 इस नंबर पर आप, चाहे आपके पिताजी का फ़ोन हो, चाहे आपके भैया का फ़ोन हो, चाहे आपके परिचित का फ़ोन हो, उस फ़ोन से आप एक बार इसमें मैसेज कर दीजिए कि सर मेरा नाम यह है, मेरा नाम यह है, मेरी कक्षा यह है और मेरी फ़ीस की रसीद ये रही, फ़ीस रसीद ये रही। ये 3 चीज़ें आपको भेज देनी है मेरे इस नंबर पे, ताकि मैं आपको एक ग्रुप बना करके उसमें जोड़ सकूं और आपसे लाइव आकर के मुलाकात कर सकूं। आप लोग नए हो मेरे लिए और आपके लिए भी मैं नया। आप तो मुझे रोज़ाना देखते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरे लिए नए होंगे।
मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूँ और आपके साथ आपकी समस्याओं को निजात दिलाना चाहता हूँ कि आपकी जो जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को मैं हल करने की कोशिश करूँगा। बहुत सी समस्याएं होंगी आपकी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पहली बार यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, अब तक आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्ज़ाम्स दी है, अब आप यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम देंगे, यानी कि महाविद्यालय में आप आए हो, विश्वविद्यालय की परीक्षा देंगे आप, तो थोड़ा सा होता ही है, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, पहली बार आप पढ़ रहे हो शायद इनको, तो डाउट्स होंगे। उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपकी लाइव क्लासें यहाँ पे आयोजित की जाती है। आप क्यों छोड़ रहे हो लाइव को, मेरे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो जितने बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, कम से कम उतने बच्चे तो हमको इस नंबर पे कॉल कीजिए ताकि हम उसको जोड़ सकें। आपके नंबर का कोई मिसयूज़ नहीं पर होगा यहाँ पे, ठीक है। और आपके नंबर गोपनीय रहेंगे, ठीक है। लड़का है तो वो अलग रहेगा, लड़की है वो अलग रहेगी, ठीक है। इस तरीके की भी आप टेंशन ना लें, आपके सबके नंबर गोपनीय रहेंगे, ठीक है। और आपको एक लिंक दिया जाएगा यहाँ से, उस लिंक के माध्यम से आपको जुड़ना है बस क्लासों में, और कुछ नहीं करना। चलिए, हम पढ़ रहे थे इस्तिलाह करते हैं। कौन सी इस्तिलाह करते हैं गुरुजी? कास्ट इस्तिलाह करते हैं। कास्ट इस्तिलाह करते हुए अब आए हैं डोलाइन। डोलाइन में देखिए क्या होता है, एक चौकोर कोई स्थान होता है, यानी कि एक विशाल क्षेत्र होता है, उस विशाल क्षेत्र में गड्ढे पड़ जाते हैं, बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे, लगभग 30 से 40 फुट लंबे और 6 से 7.5 या 8 फुट तक गहरे गड्ढे बन जाते हैं। ऐसे गड्ढों को डोलाइन कहा जाता है। ऐसे गड्ढों को क्या कहा जाता है? डोलाइन। अब देखिए गड्ढे कैसे बनते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कोई क्या ये एक आकृति है, समझ रहे हो आप? ये पीछे वाला भाग है इसका। चलिए, और मैं इसको 3D में अगर बनाने की कोशिश करूं तो ये वाला भाग भी दिखेगा आपको। समझ में आया कुछ? 3D में नज़र आ रहा है कुछ? 3D नज़र आ रहा है ना आपको? बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो देखिए ऐसा कोई भाग होता है, मैं इसको 3D वाला मिटा देता हूँ इसको। ऐसा कोई स्थलाकृति होती है, ऐसा कोई भूभाग होता है, तो क्या होता है, किसी एक क्षेत्र में एक विशाल गड्ढे का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? एक विशाल गड्ढे का निर्माण हो जाता है, जिसमें क्या बढ़ जाता है? भूमिगत जल। ये गड्ढा, यही बताया था मैंने, 30 से 40 फुट गहरा लंबा और 6 से 7-8 फुट गहरा हो जाता है। इस प्रकार के गड्ढों को डोलाइन कहा जाता है, ठीक है। ऐसे प्रकार के गड्ढों को क्या कहा जाता है? डोलाइंस, ठीक। ये डोलाइन है। एक शब्द और आएगा आगे, उसका भी ध्यान रखिए, इसी से सिमिलर शब्द है, हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे जब हिम नदियों को पढ़ेंगे हम उसमें, ठीक है। बात समझ में आ गई डोलाइंस क्या होते हैं? चलिए, डोलाइन भी आपके समझ में आ गए हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब कोई भूमिगत जल जब एक किसी क्षेत्र में, चौकोर आकृति के क्षेत्र में जब अपर्दन करता है, तो अपर्दन के फलस्वरूप क्या होता है, कई बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हो जाता है। उन गड्ढों को ही क्या कहते हैं? डोलाइंस। कई बार तो एक कुएँ के जैसे नज़र आते हैं, जिनको जॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? जॉक्स। कई बार तो एक कुएँ के समान नज़र आते हैं, जिनको जॉक्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और इस तरह करती है प्राकृतिक पुल, नेचुरल ब्रिज। प्राकृतिक पुल का निर्माण हो जाता है। प्राकृतिक पुल का निर्माण कैसे होता है? जैसे मैं मान लीजिए जो भूमिगत जल है वो बह रहा है अंदर की तरफ, बहने के बाद ऊपर मान लीजिए ऊपर की कोई छत है, वो छत गिर गई, क्योंकि धीरे धीरे अपर्दन करता वो उसको बहुत ज़्यादा पतला कर देता है, फिर एकदम से वो गिर जाती है। गिरने के फलस्वरूप जो भाग शेष रह जाता है ऊपर, वो ऐसा लगता है प्राकृतिक पुल की तरह। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, क्या है ये कोई क्षेत्र है। इसके नीचे से, इसके अंदर से तो बहेगी भाई नदी, इसके अंदर से ये नदी कोई आ रही है, इधर से नदी बोले तो भूमिगत जल का झरना कोई, वो इधर से आ रहा है और इधर से वो निकल के जा रहा है, ठीक है। अब निकल करके जा रहा है तो क्या हुआ, देखिए ये जो भूमिगत जल है
ये अंदर से इसका कटाव कर रहा है। कटाव करने के कारण क्या हो रहा है, इसके अंदर की धीरे धीरे वो परतें उखड़ रही है। अब ये मान लीजिए एकदम से इतना सारा क्षेत्र ये गिर गया, ये वाला क्षेत्र गिर गया, तो ये इस प्रकार का एक क्षेत्र बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, इस प्रकार का। तो नदी यहाँ से आती हुई हमको दिखाई देगी, या नदी का पानी उधर से आता हुआ हमको दिखाई देगा। तो ये वाला एक जो क्षेत्र बन गया, ये वाला, इसको देखिए आप, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ऐसा लगता है नेचुरल पुल की तरह। ये लग रहा है आपको पुल, लग रहा है। यहाँ की कोई छत थी, वो छत गिर गई, तो ये हमको एक पुल की तरह नज़र आ रहा है, यानी कि उधर से पानी इधर से निकल रहा है। इस प्रकार की स्थलाकृति को क्या कहते हैं, प्राकृतिक पुल के नाम से जाना जाता है। नेचुरल ब्रिज बनाती है ऐसे क्षेत्र। तो प्राकृतिक पुल आपके समझ में आ गया होगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखा नहीं रहा, पढ़ा नहीं, समझ में आ गया। भूमिगत जल अंदर बहता है, ऊपर मान लीजिए कोई स्थल है, अंदर कटाव करेगा, आधा क्षेत्र उसका गिर जाता है, कुछ जो बचा रहता है वो ऐसा लगता है जैसे कोई पुल के समान बचा हुआ रह जाता है। ऐसी स्थलाकृति को प्राकृतिक पुल के नाम से जाना जाता है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं एक अलग स्थलाकृति जिसको कहते हैं अंधी घाटी। क्या बोलते हैं उसको, अंधी घाटी, ब्लाइंड वैली, अंधी घाटी। अंधी घाटी में क्या होता है भाई, अंधी घाटी में घाटी अंधी हो जाती, दिखाई नहीं देता। हाँ, ऐसा ही होता है। देखिए, ये कोई भूमिगत जल का क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि भूमिगत जल यहाँ पे बह रहा है। क्या बह रहा है, भूमिगत जल अंदर की तरफ बह रहा है। अंदर का सीन बता रहा हूँ मैं आपको। तो भूमिगत जल यहाँ बह रहा है, तो क्या होता है, कुछ शुष्क क्षेत्रों में जहाँ नहीं बह पाता, वहाँ पे क्या है, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, गड्ढे। उन गड्ढों में प्रकाश तो पहुँच नहीं पाता, क्योंकि भूमि के अंदर की बात हो रही है, प्रकाश पहुँच नहीं पाता, तो वो बहुत गहरे गड्ढे हो जाते हैं और वहाँ अंधकारमय छा जाता है, यानी कि अंधकार छा जाता है, दिखाई कुछ नहीं देता उन गड्ढों के अंदर। ऐसे गड्ढों को अंधी घाटी के नाम से जाना जाता है। ऐसे गड्ढों को क्या बोला जाता है, बोलो, अंधी घाटी। ऐसे गड्ढों को क्या बोला जाता है, बोलो, अंधी घाटी के नाम से जाना जाता है। बात आपके समझ में आ गई होगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बात आपके समझ में आ गई होगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। हमने आज के वीडियो में आपको कई सारी चीज़ों को बतला दिया है। इसके नोट्स और चित्र आपने देख लिए होंगे, आपके साइड स्क्रीन पे आ रहे होंगे आपके नोट्स और चित्र, वो सभी आपने देख लिए होंगे। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।